ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से कितना कितना पोटेंशियल किसी आर डिस्टेंस पे बनता है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू अपॉन वो डिस्टेंस जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा है वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हमारे पास एक चार्ज नहीं है, अब की बार हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उन सभी की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो मैं कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूं। पहले ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे चार्जेस हैं हमारे बहुत सारे। जैसे कि ये चार्ज Q1, यहाँ पे एक चार्ज मान लिया Q2 और यहाँ पे Q3, और ये वो पॉइंट है P जिसके ऊपर हमको पोटेंशियल निकालना है। शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, Q1, Q2, Q3 और ये वो पॉइंट जिसके ऊपर हमको पोटेंशियल निकालना था, पॉइंट P। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट चार्जेस हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे, जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास, अगर होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है। ओके, तो इसीलिए ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, ये भी और यहाँ पे भी। तो मैं सभी डिस्टेंसेस को एक बार डिनोट कर लेता हूँ, नाम रख लेता हूँ इनका। तो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस बन रही है, तो इसको मैंने नाम दे दिया R1P। इसी तरीके से यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनेगी उसको R2P, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी उसको हमने R3P नाम रख लिया। और इन सभी चार्जेस ने, अगर मैं इसको जनरल बनाऊंगा तो बहुत सारे चार्जेस आप ले सकते हो, n चार्जेस आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन फिलहाल 3 चार्ज ही काफी हैं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनाया, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे निकलेगा? देखो, पोटेंशियल जो है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है। मैं सिंपली इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल को ऐड कर देता हूं, और पोटेंशियल का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज की वजह से अभी बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर डिस्टेंस, ये है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम। potential at point P is equal to potential of first charge, potential due to second charge, potential due to third charge, and up to n. If there are n charges, then Vp equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 की मैं वैल्यू रख रहा हूं। पहले वाला चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा? पहले वाला चार्ज है कितना? Q1, और पहले वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है? R1P। सेम प्रोसीजर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड चार्ज इज Q2 एंड डिस्टेंस इज R2P प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 ओवर R3P एंड अप टू n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाय RnP। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल बन जाएगा इस P पॉइंट पे। यहां से जो चीजें कॉमन आ सकती हैं ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, Q1 R1P, Q2 R2P, Q3 R3P, अप टू Qn RnP। और ये इस टर्म को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो इन सबको ऐड करना है और नंबर्स 1 2 3 4 में ऐसे ऐड हो रही हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं I 1 2 3 4 को मैं I से नंबर से डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ भी फिर 1 की बजाय 2 की बजाय 3 की बजाय I, और फिर लास्ट में अपना P। और जो I है वो 1 से लेके n तक चेंज हो रहा है। तो ये हमारा पोटेंशियल बना, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, अगला टॉपिक करते हैं।
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हमको पढ़ना है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार, ये होता क्या है, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं इसको। ए सरफेस having a constant value of potential at all the points on the surface। तो क्या बताया मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो एक हमारे पास, मैं एक सिचुएशन मान लेता हूं, पॉइंट चार्ज मान लेता हूं। जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q, और इस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जहां जहां मैं ये एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहा हूं, इस नॉट का मतलब होता है कि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो मीडियम है वो वैक्यूम हमने ले रखा है, फ्री स्पेस हमने ले रखा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर डिस्टेंस ना चेंज होगी तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या बनेगा, सेम डिस्टेंस। अगर मैंने मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर ले ली, तो 15 सेंटीमीटर पे किसी भी तरफ एक जैसा ही पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सॉरी डायरेक्शन तो इसके पास होती नहीं है। तो इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से 15 सेंटीमीटर यहां, 15 सेंटीमीटर यहां, यहां इस तरफ, और या फिर इस तरफ, ये तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये सर्कल नहीं बनेगा, ये एक स्फीयर बनेगा। क्योंकि देखो इस पॉइंट चार्ज से सिर्फ r डिस्टेंस यहां और यहां नहीं बन सकती, इस प्लेन में नहीं बन सकती, आप ऊपर भी आ सकते हो यहाँ पे z एक्सिस में। अगर मैं इसको x एक्सिस मानूं, इसको y एक्सिस मानता हूं, तो बाहर की तरफ आपकी z एक्सिस आएगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो r डिस्टेंस दूर यहां भी, r डिस्टेंस दूर यहां पे भी, तो हर जगह पे क्या बनने वाला है, एक जैसा ही तो पोटेंशियल बनेगा। तो उन सभी पॉइंट्स को मिला के, इन सभी पॉइंट्स को मिला के एक हमारे पास एक सरफेस बन सकता है जिसकी शेप होगी स्फेरिकल। ओके, तो इसी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, और इसी सरफेस के हर एक पॉइंट पे, इसी सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा आएगा, एक जैसा ही आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आएगा, अगर ये डिस्टेंस R है तो इसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आया, एक सरफेस ऐसा having a constant value of potential at all the points on the surface। ओके, उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर एक जैसा ही पोटेंशियल होगा, ठीक है, किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना के दिखाया है। अब हो सकता है कोई नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अब भी आपका स्फेरिकल ही बनेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज से क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक पोटेंशियल नेगेटिव ही तो बनेगा। तो इसका मतलब पहले अगर यहाँ पे इस पूरे सरफेस पे मान लेते हैं, इस पूरे सरफेस पे 15 वोल्ट का पोटेंशियल बन रहा था, तो यहाँ -15 बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर -15 बनेगा तो यहाँ भी -15 ही बनेगा, यहाँ भी -15 ही बनेगा। तो हर एक पॉइंट पे है तो सेम ना, तो यहाँ पे स्फेरिकल ही रहेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनने वाला है। हाँ, अगर मान लेते हैं आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, इसके चारों तरफ फिर से एक स्फीयर,
यहां भी एक स्फीयर बनेगा। थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं मैं इसको। तो ऐसे ही इसके चारों तरफ एक सफियर, यहां भी एक सफियर, फिर इससे बड़ा सफियर, और यहां भी एक ऐसा ही एक इससे बड़ा सफियर, और फिर ऊपर आपका कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। फिर ये सफियर मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे ना यहाँ पे, तो इस तरीके का कोई सरफेस बनने वाला है। तो इस ऊपर वाले पूरे सरफेस पे हर एक पॉइंट पे एक जैसा आपका पोटेंशियल है। इसी तरीके से यहाँ पे इस पूरे पे एक जैसा पोटेंशियल है, इसका और इसका सेम नहीं है। ये तो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अलग अलग है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपकी R1 है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस R2 है ना, तो R2 डिस्टेंस पे अलग पोटेंशियल बनता है। तो इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये भी है, ये भी है, लेकिन इस पे पोटेंशियल अलग है और उस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है। लेकिन इस पूरे पे सेम है और इस पूरे पे भी एक जैसा ही है, जितना हर एक पॉइंट पे यहाँ पे है। तो ये कुछ था इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में, ये डेफिनेशन हमने कर ली है इसकी। लेकिन इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हमको कुछ पॉइंट और पढ़ने हैं, एक या दो पॉइंट और हैं बहुत इंपॉर्टेंट से, वो देखते हैं क्या है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी एक चार्ज को दूसरी जगह पे लेके जाना चाहें, तो वो दोनों के दोनों पॉइंट जहां से हम लेके जा रहे हैं और जहां पे हमको लेके जाना है उस चार्ज को, वो दोनों के दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं, तो हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उस वर्क डन की जो वैल्यू है वो आती है आपकी 0, ठीक है। तो क्या वर्क डन इन मूविंग a test charge on equipotential surface is 0. Work done in moving a test charge on equipotential surface is 0. इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप मान लो आपके पास ये कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना हुआ है। तो ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मैं किसी एक चार्ज को, कोई चार्ज है आपके पास, मान लेते हैं Q, उसको पॉइंट नंबर A से पॉइंट B की तरफ लेके जाना चाहता हूं। A से B पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं हम इसको, तो हम ले जाएंगे और हम मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट A का पोटेंशियल VA है और पॉइंट B का पोटेंशियल कितना है, वो है आपका VB। तो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमको वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बोलते हैं। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला हमको आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं यहां से यहां तक लेके गया हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके गया हूं, तो फाइनल क्या है मेरा, फाइनली कितना पोटेंशियल हो गया VB, इनिशियली कितना था VA। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस
सॉरी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो डेल V इज इक्वल टू VB माइनस VA, ये आ गया हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल। ओके, और यहां से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्क डन, क्योंकि वर्क डन को ही आपको जीरो प्रूव करना है ना। तो यहां से अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला बनाता हूं, तो वर्क डन इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस VA इफ द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। देन VA इक्वल टू VB। अगर आपका ये जो सरफेस है ना, जहां पे आप चार्ज को मूव करवा रहे हो, अगर वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आपको पता है हर एक पॉइंट पे एक जैसा पोटेंशियल होगा, इसका मतलब VA इज इक्वल टू VB होगा। तो अगर VA और VB इक्वल है, तो VB माइनस VA की बजाय VB लिख लो, तो VB माइनस VB जीरो एंड वर्क डन इज जीरो। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ये छोटी सी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एक सिंपल सी लाइन लिख रखी है, लेकिन बहुत डीप होते हैं इनके मीनिंग एनसीईआरटी में। तो आप हर एक लाइन को आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, और इसको अगर प्रूव करना आ भी गया तो कैसे कर सकते हो आप। ओके, तो इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ही, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface in steady state। स्टडी स्टेट का मतलब होता है चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, आपके चार्ज रुके हुए हैं, चार्ज कहीं पे मूव वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को हमको प्रूव करना है। तो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई चार्ज होगा और उस चार्ज की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता ही है। जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। सिर्फ चार्ज का होना ही काफी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने के लिए। चाहे आपका चार्ज मूव कर रहा हो या फिर आपका चार्ज रेस्ट में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही बनता है। ओके, तो देखते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। फिर से आपको कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मान लेना, ये कोई चार्ज है आपके पास और इसी चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाया होगा और इसी ने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बना रखा होगा। तो मैं मान लेता हूं ये आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ड्यू टू दिस चार्ज and let E be the electric field on any point on surface। और मैंने ये भी मान लिया कि इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E होगा। मैंने ये बात मान ली, और मैं ये भी मान लेता हूं कि इस सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कोई एंगल थीटा बना रखा है। मुझे नहीं पता है कि सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे ये कोई सरफेस है आपका मान लेते हैं, और इस सरफेस के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, क्योंकि हमारी थ्योरम तो यही कहती है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम तो ये बात प्रूव करना चाहते हैं, तो हम कुछ भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस के ऐसे है, कुछ एंगल पे है, तो सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रखा है उसने, तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस। तो सरफेस के साथ उसने एक थीटा एंगल बना लिया है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, वन इज अलोंग द सरफेस एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो होगा ई cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा इस ई cos थीटा के ये होगा आपका ई sin थीटा। ये हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बना लिए हैं यहाँ पे दो। तो आपको पता होगा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इनको बोलते हैं। +1 क्लास में हमने जब वेक्टर पढ़े थे तब इसकी बातें आई थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो जब वो रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर, तो आप जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाते हो किसी भी एक वेक्टर के तो वो cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ओके, तो हमने एक बात और लिखी है यहाँ पे कि ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कब? जब आपकी स्टेडी स्टेट होती है। इसका मतलब चार्जेस आपके मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो चार्जेस एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, तो सारे चार्जेस रुके हुए होंगे, कोई चार्ज मोशन वगैरह नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं इस चार्ज के इस सरफेस के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना होगा, मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज आपका होगा, तो हमने देखा है ऐसा कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है आपका। अगर मैं इस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज को ले आऊं तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ। और एक नेगेटिव चार्ज अगर ले आऊं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे तो उसके ऊपर कहां फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा? तो वो इस तरफ आपका फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो आपके चार्जेस उस तरफ जाएंगे, और मैंने अभी बताया चार्जेस मूव कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस तरफ जो कंपोनेंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई cos थीटा वो क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर फोर्स 0 है, फोर्स हमने पढ़ लिया, फोर्स 0 है, चार्ज 0 है नहीं, इसका मतलब कौन 0 होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ना। कौन सी डायरेक्शन का? जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा। तो ई cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ई 0 है नहीं, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 0। और आपको पता है cos 90 0 होता है, तो यहां से कंपेयर करने पे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से आपका थीटा 90 डिग्री आ चुका है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने सरफेस के साथ कोई थीटा एंगल जो बनाया वो 90 डिग्री होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आपका E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, आप इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप को सिर्फ अगर इतना पता हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना सकते हो। जैसे देखो बना के दिखाता हूं आपको एक। वैसे मान लेते हैं कि आपका किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो कि यूनिफॉर्म है,
डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में है ये। ओके, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेंगे, इस तरीके के नहीं बनेंगे, तो यही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे ना। जैसे ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर होगा, तो इसी के परपेंडिकुलर ये गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये हुआ, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस तरीके से आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। ओके, अगला टॉपिक करते हैं जो कि होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होगा, इनके बीच का कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक रिलेशन आपको ड्राइव करना है। फिर से आप एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मानोगे, कोई भी चार्ज क्यू, और इस चार्ज की वजह से शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो यहां पे, यहां पे मैं कोई चार्ज मान लेता हूं, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और यहां पे एक चार्ज होगा, कोई भी चार्ज मान लेता हूं मैं, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। तो आपको पता है इसके ऊपर क्या लगना होगा, एक ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और एक फोर्स लगेगा इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया, वो फोर्स हमने निकाला, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू डॉट ई, सॉरी क्यू ई, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। और इसी की वजह से आपका चार्ज डिस्प्लेस हो गया थोड़ा सा, तो वो इस पोजीशन से कुछ यहां पे चला आया, और आपका डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी आर डिस्प्लेसमेंट आपके चार्ज ने कर लिया। तो यहां पे अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, स्मॉल वर्क डन जो निकलने वाला इस प्रोसेस में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, और फोर्स कितना है अभी अभी हमने देखा इसके ऊपर, QE डॉट डी आर। तो इतना सारा वर्क डन यहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने कर दिया है आपके पास, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, पिछले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था, एक पोटेंशियल एनर्जी में और इस वर्क डन में एक रिलेशन होता है। ये वर्क डन किसने किया है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने आपका वर्क डन किया है। तो हमने वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, difference in potential energy is equals to negative of work done by conservative forces। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, difference in potential energy is equals to negative of work done by conservative forces। ये हम बात पढ़ चुके हैं काफी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं आपके। तो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहां से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखूंगा, डेल्टा यू लिखूंगा, तो क्या आने वाले हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और वर्क डन अभी अभी आपने देखा कितना है, QE डॉट डी आर आया है। ओके,
अब ये पोटेंशियल जो एनर्जी है, हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को भी हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहां से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन ही क्या है, आपकी एनर्जी होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हम करते हैं उसी को तो हम एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से मेरा फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है, डेल वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। तो अगर मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहां से, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी डेल्टा यू क्यू टाइम्स डेल्टा वी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो यहां पे पुट कर दो इसको, क्यू ई डॉट डी आर, क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं आपका तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, यहां पे इंटीग्रेट कर देना। और इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हैं ना हम, तो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट से वी ए पॉइंट से या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम गए हैं। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम मूव किया है, तो यहां से ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो ये एक रिलेशन आ रहा है हमारा। या फिर मैं इस इंटीग्रेशन के सिंबल को अगर हटाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन से पहले क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आपका, या फिर अगर मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। एक ये, या फिर ई, या फिर डेल्टा वी या डी वी ई डॉट डी आर। तो एक ऐसा रिलेशन आपके पास बन के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, या फिर डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये एक रिलेशन आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का रिलेशन है। इसमें जो माइनस सिंबल है इसका काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा है। इस नेगेटिव के बारे में देखते हैं, देखो क्या होगा। देखो जैसे ही हम यहां से यहां जाते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है और यहां का पोटेंशियल वी बी है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बना, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए बना आपका। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, डेल्टा बी माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे ई डॉट डी आर को जब मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और मैं यहां से यहां गया हूं, डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी आर को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई डी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर, तो ई डी आर कॉस थीटा, और उनके बीच का एंगल कितना है, 0। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और इसी डायरेक्शन में डी आर है आपका, तो यहाँ पे एंगल बनने वाला है 0 और cos 0 इज 1, तो यहाँ पे E का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड इसको मैं लिख ही देता हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ DR एंड cos 0, दिस इज 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली फाइनली आपका डेल्टा भी क्या आया, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया। तो हम किस तरफ गए थे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए थे, और हमारा चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, आपका पोटेंशियल कम होता है। और वैसे भी आप जनरली भी आपको ये बात पता है कि डिस्टेंस बढ़ गई, मैं यहां से यहां गया हूं, डिस्टेंस बढ़ गई ना इस चार्ज के इससे, तो इसी ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसी ने पोटेंशियल बनाया, तो इस
पॉइंट पे डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस के बढ़ते ही पोटेंशियल वैसे ही कम हो जाता है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, इस फॉर्मूले से पता है आपको, ठीक है। और यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता हूं तो क्या होगा, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता हूं तो क्या होगा, E इस तरफ, dr इस तरफ आपका, ओके। तो E मैग्नीट्यूड ऑफ E dr और cos 180 बनेगा आपकी बात, और cos 180 इज -1, तो यहाँ पे -1 यहां से, ये पॉजिटिव है ही, तो एक माइनस यहां से, एक माइनस ये, तो आपका डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आऊंगा तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है, ओके। तो इस नेगेटिव का मैं लिख देता हूं मीनिंग, negative sign here shows that potential decreases in the direction of electric field, okay।